वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल फिजियो शैम्प। और आज हम देख रहे हैं रिहैब प्रोटोकॉल फॉर द डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर। ओके, प्रॉपर रिहैब पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अर्ली फेज में क्या है, मिडल में क्या है, लेट फेज के अंदर क्या है, जिससे कि आपको पेशेंट की प्रॉपर जानकारी रहे कि कौन से फेज में चल रहा है, मुझे किस चीज पर ध्यान देना है, कब क्या कराना है। तो ये सब जानने के लिए और भी बहुत सारे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट्स को जानने के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल और वीडियोस। तो अब हम देखते हैं डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर का। इसके 3 फेजेस होते हैं और हर एक फेज डिपेंड करता है आपके पेशेंट की रिकवरी पर। जहाँ पर ये 0 से 6 वीक्स का ले रखा हुआ है, मे बी इससे थोड़ा कम टाइम लगे, मे बी थोड़ा ज्यादा टाइम लगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं अर्ली फेज को। अर्ली फेज के अंदर जो क्रिटिकल पार्ट होगा ना, वो होगा पेशेंट की स्वेलिंग और स्टिफनेस जो हैंड के अंदर आएगी। जो स्वेलिंग होती है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 3 तरीकों से। पहला तरीका है कि उसके हाथ को थोड़ा एलिवेट करा दिया जाए, जिससे कि जो फ्लूइड है वो बैक टू द आपका लिम्फ नोड्स की तरफ जाएगा और आपका जो है हार्ट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए, एलिवेटेड रहना चाहिए। दूसरा तरीका है कि फ्रिक्वेंटली एक्टिव मोबिलाइजेशन के लिए पेशेंट को बोला जाए, या फिर जो उसकी डिजिट्स हैं, मतलब जो फिंगर्स हैं और हैंड है, उसको रैप अप कर दिया जाए, रैप कर दिया जाए सेल्फ अडेसिव इलास्टिक टेप्स के साथ। और फोर्थ वे है यहाँ पर कि कंप्रेसिव स्टॉकिंग जो होती है हैंड की और रिस्ट की, उसको यूज किया जाए। ओके, इसको यूज करेंगे। और अब आपका आ जाता है स्टिफनेस के लिए, हम पेशेंट को एक एग्रेसिव प्रोग्राम बताएंगे जिसके अंदर एक हाई एक्टिव और पैसिव डिजिट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस होंगी। ओके, जैसे कि ऐसे मूव कीजिए, बिकॉज ये पार्ट तो फिंगर्स तो हमारी जो है वो अलग ही रहेंगी, तो ऐसे मूव करना, कुछ पिकिंग करना, ठीक है, पैसिवली एक्टिवली दोनों तरीके से। अब यहाँ पर देखो, अगर स्टेबल फ्रैक्चर है या फ्रैक्चर जिसमें इंटरनल फिक्सेशन हो गई है, तो वहां पर हम सपोर्ट देंगे उसको लाइट और रिमूवेबल थर्मोप्लास्टिक स्प्लिंट्स के साथ। और हम बेल पैडेड थर्मोप्लास्टिक ब्रेस का यूज करेंगे जो कि बाहर भी आ सकते हो, ठीक है, रिमूवेबल हो। और ये हर एक पेशेंट के हिसाब से बनते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं। एक बेल पेडेड शुगर टोंग को हम यूज करेंगे स्टेबल के लिए, नॉन ऑपरेटिव ट्रीटेड डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर के लिए। यहाँ पर क्या था, इस वाली टेक्निक को हम यूज कर सकते थे इंटरनल फिक्सेशन जिसके अंदर हो रखी है उसके अंदर भी। ओके, तो यहाँ पर हम वेल पैडेड शुगर टोंग को यूज कर रहे हैं स्टेबल नॉन ऑपरेटिव ट्रीटेड डिस्टल के लिए, ठीक है, जहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, ऑपरेशन नहीं हुआ है। और यहाँ पर हम जो है एल्बो को फ्री कर देंगे शुगर टोंग से जब फ्रैक्चर थोड़ा सा स्टिकी आपका एक्सरे के अंदर दिखाई देने लगेगा। वो कब दिखाई देगा, 3 to 4 वीक्स के आसपास, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है अर्ली रिहेबिलिटेशन का, क्रिटिकल पार्ट है, वो है आपका फंक्शनल यूज ऑफ हैंड, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट्स क्या करते हैं, जो ओल्डर होते हैं, वो अपने हैंड का यूज करना बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि टूट गया, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं उस हैंड को और उसका यूज की जगह दूसरे हाथ का ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। इस वजह से उसकी पूरी रेंज और एक्टिविटीज वापस नहीं आ पाती। इसलिए हमें पेशेंट को बोलना है कि आप इसी हाथ को यूज करो, ठीक है, उसका कंपनसेशन मत करो दूसरे हाथ से, सेम हाथ पे यूज करो जो इंजर्ड हुआ है। तो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट शुड बी सफिशिएंटली स्टेबल टू अलाउ फंक्शनल यूज ऑफ द हैंड। तो आप कुछ ऐसा प्रोटोकॉल बनाओ, ट्रीटमेंट ऐसा करो जिससे कि वो जो उसका डेली फंक्शन है ना, लाइट एक्टिविटीज है, उनको वो कर पाए, ठीक है। When the hand is used to assist with daily activities जैसे कि ड्रेसिंग, फीडिंग, टॉयलेटिंग के लिए यूज करेगा, तो वो जल्दी काम में आ जाएगा। क्योंकि आप ट्रीटमेंट 1 घंटा 1.5 घंटा कर सकते हो, बट वो डेली एक्टिविटी जो है वो उसको और अच्छे से प्रमोट करेंगी और वो जो है रिकवरी रेट उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। फंक्शनल यूज ऑल्सो हेल्प रिस्टोर मोबिलिटी एंड रिड्यूस स्वेलिंग। ज्यादातर जो फ्रैक्चर्स होते हैं ना, वो स्टेबल होते हैं विथ फोरआर्म रोटेशन। सुपिनेशन जो होता है पर्टिकुलरली वो डिफिकल्ट हो जाता है। सिर्फ प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, सुपिनेशन जो होता है ये डिफिकल्ट हो जाता है पेशेंट के अंदर रिकेन करना। इसीलिए हमें इनिशिएशन में ही ध्यान देना है पेशेंट के सुपिनेशन की एक्टिविटी पर, ठीक है। कुछ तरीके होते हैं ट्रीटमेंट के, जैसे कि नॉन विजिंग एक्सटर्नल फिक्सेशन या प्लेट फिक्सेशन जो है
वहां पर आपका जो रिस्ट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, रेडियल अल्नर डेविएशन, वहां पर वो पेशेंट जो है ऐसी चीजों को अर्ली फेज में कर लेता है, मतलब उसको ज्यादा डिफिकल्टी महसूस नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर एक बार ये चीज पता पड़ जाए कि फिक्सेशन जो है, फ्रेगमेंट्स की जो फिक्सेशन हुई है वो सिक्योर है, ये आपको जो सर्जन है या फिजिशियन है उससे कंसल्ट करके ये चीज पता पड़ेगी। ओके, और यहाँ पर आप जो है अलाउ करेंगे, फिर रिस्ट मोबिलाइजेशन को शुरू कर देंगे जब सूचर्स रिमूव होंगे तब, ठीक है, जो कि आपके ऑपरेशन के 10 to 14 डेज के बाद रिमूव हो जाएंगे। अब दूसरी जो चीज आती है वो आती है आपकी स्कार मैनेजमेंट की, जिसके अंदर के आपका वहां पर स्कार्स रह जाते हैं, इंसिजन्स के एरिया पर स्कार्स रह जाते हैं, तो कुछ पेशेंट्स के अंदर हाइपरट्रॉफिक स्कार्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, इसीलिए वहां पर आपको ऑटोफॉर्म एप्लीकेशन को बताना है, जिससे कि डिमिनाइज हो जाता है, मतलब कि स्कार जो है वो कम हो जाता है, इसीलिए हमें इस मेडिसिन का जो है, इस एप्लीकेशन का पेशेंट को इन्फॉर्म करना है। ओके, एक्टिव मोशन जो इप्सिलेटरल शोल्डर शोल्डर और एल्बो है, उसको उसको करना है, मतलब उसका एक्टिव मोशन करना है, जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर और एल्बो जो है वो ना हो, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब के अंदर चांसेस होते हैं ओल्ड पेशेंट्स के अंदर, बिकॉज उन्हें डायबिटीज वगैरह भी होती है, कि उन्हें फ्रोजन शोल्डर वगैरह हो जाए, इसीलिए हमें एक्टिव मोशन रखना है शोल्डर का, उसी सेम शोल्डर का जहां पर फ्रैक्चर हुआ है, उसी सेम शोल्डर और एल्बो का मूवमेंट कराते रहना है। ठीक है, अब देखो मिडल फेज जो है 6 से 8 वीक्स, 2 वीक्स का है ये। एक बार जब हीलिंग हो जाए ना फ्रैक्चर की, ये पता चल चुका है कि अभी फ्रैक्चर पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो चुका है, जो पिंस और एक्सटर्नल फिक्सेशंस लगी थी वो रिमूव हो चुकी हैं, पेशेंट जो है प्रॉपरली एक्सटर्नल सपोर्ट से मतलब वहां पर उसके एक्सटर्नल सपोर्ट को वीन कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अब ये चीज जो है ट्रांजिशन आपको पता पड़ता है एक्स रेज वगैरह के यूज से, क्योंकि फ्रेगमेंटेड फ्रैक्चर्स को जरूरत होती है सपोर्ट की मोर देन द 8 वीक्स। ओके, जब फ्रेगमेंटेड फ्रैक्चर हो रहा है तो वहां पर आपको ये चीज कंफर्म करनी है कि प्रॉपरली हील्ड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर फ्रेगमेंटेड फ्रैक्चर है तो उसको ज्यादा सपोर्ट देनी पड़ेगी, ठीक है, मोर देन 8 वीक्स, बाकी जो फ्रैक्चर्स हैं वो इतने के बीच में सही हो जाएंगे। ओके, इसीलिए आपको रेडियोग्राफ्स वगैरह को जज करना होगा। एक्टिव असिस्टेड फोर आर्म एंड रिस्ट मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस करानी है पेशेंट को, और आर यूज टू मैक्सिमाइज मोबिलिटी, ऑब्वियसली वो मोबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बता रखी है कि यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता है पैसे मैन्युपुलेशन का रिहैबिलिटेशन में फ्रैक्चर के। ओके, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि पैसे मैनिपुलेशन का कोई भी रोल नहीं है। ओके, डायनेमिक स्प्लिंटिंग जो होती है वो हेल्प करती है हमें इम्प्रूव करने में मोशन को, और पर्टिकुलरली सुपीनेशन को, क्योंकि सुपीनेशन जब वो डायनेमिक स्प्लिंटिंग होगी तो उससे जो है वो वापस आने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं लेट फेज। लेट फेज के अंदर क्या होगा, यहाँ पर हमने जो है उसको तैयार करा दिया, सारे मोशंस को गेन करा दिया, मोबिलिटी बढ़ा दी। अब यहाँ पर हम आपकी स्ट्रेंथ पर वर्क करेंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे पेशेंट को। एक बार प्रॉपरली हीलिंग स्टेबलाइज हो चुकी है 6 से 12 वीक में। ओके, तो यहाँ पर हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे, एक्टिव असिस्टेड मोबिलाइजेशन कराएंगे जो कंटिन्यू रखेंगे उसको, और जो रिस्ट एंड हैंड है उसको रेस्टेड फॉर अ मंथ, नंबर ऑफ मंथ्स from the time of injury will benefit from focused strengthening exercises, because बहुत लंबे टाइम तक, अप्रोक्सीमेटली 4 महीने तक, सॉरी 3 महीने तक वो पेशेंट का जो हाथ है वो रेस्ट में रहा है प्रॉपरली, तो वहां पर हमें जो है पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करानी है। प्लस यहाँ पर एक चीज देखिए कि यहाँ पर डिजिट स्ट्रेंथनिंग भी करानी है थेरापी के साथ या फिर स्मॉल वेट्स के साथ। तो ये था सारा प्रोटोकॉल जो 3 फेजेस के अंदर डिवाइडेड है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, किस तरीके से प्रोग्रेस करनी है, किस चीज का ध्यान रखना है हमें, किस चीज में डिफिकल्टी होगी। So thank you so much for watching. Please like and subscribe for more such rehabilitation protocols.